नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और मुद्दे की बात में आज एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की। आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन एक बड़े राजनीतिक भूचाल जैसा रहा। पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों ने एक साथ बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है। इसमें राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल जैसे बड़े नाम शामिल हैं, जिन्होंने दिल्ली के बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचकर पार्टी की सदस्यता ली। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उन्हें मिठाई खिलाया और अपनी पार्टी में उन्हें शामिल किया। इनके अलावा हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता और विक्रमजीत सिंह साहनी ने भी भारतीय जनता पार्टी में विलय की अपनी सहमति दी और हस्ताक्षर युक्त पत्र जो है वो पार्टी को भी भेज दिया है और भारतीय जनता पार्टी के पास भी वो आ गई है। राघव चड्ढा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद पहली बार उन्होंने पहला जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे साथ 2/3 सदस्य राज्यसभा सांसद जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं वो उन्होंने साफ किया। 3 लोग तो खुद वो गए थे, बाकी जो हैं वो लोग भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राघव चड्ढा ने यह साफ किया कि चूंकि 10 में से 7 सांसद 2/3 बहुमत जो है वो पाला बदल रहे हैं, इसलिए संवैधानिक रूप से ये वैध है और उन्होंने इसकी जानकारी राज्यसभा के सभापति को भी दे दी है। राघव चड्ढा इस दौरान भावुक भी दिखाई दिए और कहा कि जिस पार्टी को उन्होंने 15 साल दिए वो अब अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है। उन्होंने खुद को गलत पार्टी में सही व्यक्ति बताया। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इसके तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगाया। सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि पंजाब की भगवंत मान सरकार को अस्थिर करने के लिए जांच एजेंसियों का डर दिखाकर सांसदों को तोड़ा गया है। संजय सिंह ने इसे लोकतंत्र की हत्या और जनता के साथ विश्वासघात करार दिया। फिलहाल इस घटनाक्रम ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है और राज्यसभा में समीकरणों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। आज चर्चा हम इसी पर करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। आम आदमी पार्टी में भूचाल आ गया है। आप के संस्थापक सदस्य और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी से अलग होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने खुद को गलत पार्टी में सही आदमी बताते हुए कहा कि वे पार्टी के अंदर घुटन महसूस कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसदों में से 2/3 सांसद उनकी इस मुहिम में साथ हैं और पार्टी छोड़ रहे हैं। राघव चड्ढा के साथ पार्टी छोड़ने वालों में संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, विक्रमजीत सिंह साहनी और राजेंद्र गुप्ता के नाम शामिल हैं। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और आज सुबह हमने चेयरमैन राज्यसभा को तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो कागजी कार्रवाई होती है, सिग्नेचर वाली लेटर होती है, वो सबमिट कर दी है। और जैसा कि मैंने कहा 2/3 से ज्यादा सांसद इस मैं आपको इसकी पूरी सूची अभी उपलब्ध करा देंगे। इसमें से 3 लोग तो आपके सामने बैठे हैं। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, विक्रम साहनी जी हैं, स्वाति मालीवाल जी हैं और हम 3 तो आपके सामने बैठे हैं, अशोक जी, संदीप जी और मैं स्वयं। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी पर अपने सिद्धांतों और मूल्यों से भटकने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज यह पार्टी देश के लिए नहीं बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा आज आम आदमी पार्टी करप्ट लोगों के हाथ में जा चुकी है। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। मैं इस पार्टी का फाउंडिंग मेंबर था। मुझसे बेहतर आम आदमी पार्टी को शायद ही कोई जानता होगा। हम सब ने मिलकर पूरी कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ इस पार्टी को दिल्ली में स्थापित किया, पंजाब में स्थापित किया और देश के
अन्य राज्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। राघव चड्ढा और दूसरे राज्यसभा सांसदों की बगावत के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उन पर जबरदस्त हमला किया है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि पार्टी ने और पंजाब के लोगों ने इन लोगों को पद और सम्मान सब कुछ दिया, लेकिन ये पंजाब के लोगों को धोखा देकर बीजेपी की गोद में बैठ गए हैं। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पार्टी छोड़ने वाले सांसदों को गद्दार बताया है। बनी बनाई एक सीट मिल गई। इन सातों लोगों ने पंजाब की जनता के पीठ में छुरा मारने का काम किया है, पंजाब के साथ गद्दारी करने का काम किया है, पंजाब के लोगों को धोखा देने का काम किया है और पंजाब की एक अच्छी सरकार, भगवंत मान की सरकार जो जनता के लिए काम कर रही थी, उस काम को रोकने का, उसको बाधित करने का काम किया है। इनको कभी पंजाब के लोग माफ नहीं करेंगे। और अमित शाह जी से मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी से कहना चाहता हूं, यह घिनौना खेल जो आम आदमी पार्टी के साथ आपने खेला है, यह घिनौना खेल जो पंजाब की जनता के साथ आपने खेला है, यह भगवंत मान की सरकार को रोकने का, उनके काम को बाधित करने का जो आपने प्रयास किया है, आपको भी इस गद्दारी और धोखेबाजी के लिए पंजाब की जनता कभी माफ नहीं करेगी। पार्टी ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਠਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 6-7 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗਦਾਰ ਨੇ। ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਜੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਪਏ, ਨਾ ਗਲੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਬਸ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਰ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, क्योंकि बीजेपी है वो। आपको बता दें कि राज्यसभा में आपके पास 10 सांसद हैं, जिनमें से 7 पंजाब से और 3 दिल्ली से हैं। ताजा इस्तीफा होने के बाद अब आम आदमी पार्टी के पास राज्यसभा में सिर्फ 3 सांसद संजय सिंह, एनडी गुप्ता और बलबीर सिंह सिच्चेवाल ही बचे हैं। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और उनकी जो प्रतिक्रिया है उसके बारे में भी आपने देखा और राघव चड्ढा ने क्या कहा वो भी आपने सुना। बहरहाल अब जब इस तरह की खबरें आती हैं और इस तरह की हलचल आम आदमी पार्टी के अंदर होती है तो अन्ना हजारे की याद आती है और अन्ना हजारे का बयान भी आता है और वो दर्द भी उनका सामने आता है। अन्ना हजारे का आज भी एक बयान आया इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद और उन्होंने कहा कि हर कोई स्वतंत्र है, अपनी इच्छा के अनुसार लोकतंत्र में कहीं भी रह सकता है, कहीं भी जा सकता है और ये जो स्थिति बनी है इसके लिए आम आदमी पार्टी का जो नेतृत्व है उसे सोचना पड़ेगा कि कहां पर उनसे चूक हो रही है, कहां पर उनसे गलतियां हो रही हैं कि लोग उनके जो अपने लोग हैं जिन्होंने पार्टी को स्थापित किया वो उनके साथ छोड़कर जा रहे हैं। सुनिए अन्ना हजारे क्या कह रहे हैं। लोकतंत्र में कहाँ जाना कहाँ रहना, लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति का अपना अपना राय है। इसके लिए किसी को सख्ती करना ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी राय लोकतंत्र में उनको कुछ ना कुछ दिक्कतें आई होगी, इसलिए वो चले गए। कुछ ना कुछ तो कारण होगा। लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र है, उनको जो लगता है जहाँ जाना वहाँ जाएंगे।
हर कोई स्वतंत्र है, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। और ऐसी स्थिति अगर पार्टी में आती है तो फिर ये पार्टी को भी सोचने की जरूरत है। ये तस्वीर आप देखिए, ये 7 सांसद जिन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ा, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, राजेंद्र गुप्ता, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह और विक्रमजीत सिंह साहनी, ये 7 सांसद हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया। अब इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों छोड़ा? अब इन लोगों ने छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ये लोग शामिल हो गए हैं और अब आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका भी बयान आया, अरविंद केजरीवाल का भी ट्वीट आया और वो इन लोगों का कहना है कि इन्होंने गद्दारी की है और पार्टी के साथ इन्होंने धोखा दिया। आज इसी को समझेंगे। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के एडवोकेट संजीत कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रमेश मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं और इसके साथ ही हमारे साथ इस चर्चा में आम आदमी पार्टी के भी प्रतिनिधि हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, अफजल खान साहब। फिलहाल चर्चा की शुरुआत करते हैं। अमित जी, आम आदमी पार्टी के लिए तो आज दुख का दिन है, उनकी पार्टी के 7 सांसद उनसे अलग हो गए। आप लोगों के लिए खुशी का दिन है, आपकी पार्टी में वो शामिल हुए हैं और आपका स्ट्रेंथ बढ़ा, राज्यसभा में भी आपका स्ट्रेंथ बढ़ा, बधाई तो स्वीकार करेंगे ना? आनंद जी, देखिए, जिस बधाई की आप बात कर रहे हैं, अगर आपने आम आदमी पार्टी को स्टडी किया है तो हम सब जानते हैं कि सबसे पहले कुमार विश्वास से लेकर कपिल मिश्रा से लेकर सलीम यादव यानी योगेंद्र यादव से लेकर आशीष खेतान, प्रशांत भूषण, राजेंद्र पाल गौतम, अलका लांबा, ये सब लोगों ने उसके पहले भी आम आदमी पार्टी छोड़ी है और कुछ ने अपना दल बनाया है और कुछ ने कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन की है। उसके बाद मयंक गांधी, कैप्टन गोपीनाथ, सलीम यादव फिर से और आशुतोष, कुमार विश्वास, स्वाति मालीवाल, एक लंबी फेहरिस्त है। अगर गिनाने जाए तो दर्जन भर से ज्यादा नेता आम आदमी पार्टी को छोड़ा है और अन्य पार्टियों में, और या खुद का किसी तरीके से वो सहयोग दे रहे हैं देश के विकास में। पर समझने वाली बात यह है आनंद जी कि जिस दल में ऐसा क्यों होता है, जिस दल में व्यक्ति पूजा शुरू हो जाती है ना, तब वो दल देश हित के नीतियों से, देश हित के सिद्धांतों से, देश हित के विचारधारा से वो अलग हो जाता है और तब जाकर आप करप्ट होते हैं, कॉम्प्रोमाइज होते हैं। पंजाब में इनकी सरकार चल, दिल्ली में तो उन्होंने 10 साल तक सरकार चलाई ना, क्या किया? कौन सा ऐसा 5 डेवलपमेंट के काम है दिल्ली में जो ये 10 साल में कर पाए? केवल और केवल एलजी से लड़ने के अलावा, एक फाइटिंग मोड में रहने के अलावा, जनता के काम को लटकाने के अलावा इन्होंने दिल्ली में कुछ नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, आज पंजाब में इनकी सरकार है, पंजाब की स्थिति देख लीजिए क्या है। भगवंत मान जी को मैं आपके चैनल पे सुन रहा था, आपको कुछ दिन के बाद ये भी खबर आ जाएगी कि भगवंत मान स्वयं ज्वाइन करना चाहते थे बीजेपी। आप देखिएगा कुछ दिन बाद ये भी होने वाला है। पहली बात, पंजाब की हालत क्या की है? पंजाब में नशाखोरी 1800% से बढ़ गई है। निकले थे नशा मुक्त करने पंजाब को, वहां पर 1800% से नशाखोरी बढ़ गई है। उसके बाद चरमपंथी, वहां पर खालिस्तान का एक पूरा का पूरा रैली निकलता है और उसको जो संरक्षण है वो वहां की पंजाब पुलिस, भगवंत मान की सरकार की पुलिस देती है। करप्शन बढ़ गया है। किसानों का एमएसपी तय करना था, वो आज तक हुआ नहीं। महिलाओं को 1000 रुपए देने थे, वो आज तक हुआ नहीं। माफिया को खत्म करने निकले थे और माफिया के साथ मिलकर ही वहां पर सिंडिकेट चलाने लग गए, ये भी उनसे हुआ नहीं। तो पंजाब की स्थिति ये है कि वहां का टैक्स पेयर का पैसा गुजरात का इलेक्शन फंड करने में लगता है, गोवा का इलेक्शन फंड करने में लगता है। आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उनका लाइफ स्टाइल मेंटेन करने में जाता है पंजाब का टैक्स पेयर का पैसा। आज आम आदमी पार्टी अकेली अरविंद की पार्टी बन गई है। केवल आप उनकी पूजा करेंगे तो पार्टी में रहेंगे, नहीं पूजा करेंगे तो आपको दरकिनार कर दिया जाएगा। आपको कोई पूछेगा नहीं, आपको कोई फोन नहीं करेगा, आपको कोई पास नहीं बैठाएगा। तो जहां पर स्थिति अछूतों जैसी हो जाए तो निश्चित रूप से पद पर आप वहां से निकलना चाहेंगे। थोड़ा आवाज में ब्रेक हो रहा है, थोड़ा चेक करवा दीजिएगा आनंद जी। ठीक है, जरा पीसीआर देखिएगा, आवाज ब्रेक कर रहा है अमित जी का। जी, दिल्ली में आप देखिए इतना बड़ा संघर्ष हुआ, अन्ना आंदोलन हुआ दिल्ली में। आम आदमी पार्टी बनी कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ।
आप बताइए, कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ जो पार्टी बनती है वो पहले ही इलेक्शन में कांग्रेस से हाथ मिला लेती है। वो तो जनता का विरोध रहा, जनता का विरोध रहा कि पहली बार में ये हाथ नहीं मिला पाए, और वो उन्होंने फिर से इलेक्शन हुआ और फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार चुनकर आई। लेकिन जब इनको मौका मिला तो वहीं भ्रष्ट लोगों के जिन जिन के नाम उन्होंने गिनवाए, सोनिया गांधी, मुलायम सिंह, लालू यादव, एम.के. स्टालिन, शरद पवार, सबके नाम गिनाए कि ये भ्रष्ट है, इन्हें जेल में होना चाहिए, इन्हें किसी पद पे नहीं होना चाहिए। आज उन्हीं की गोद में बैठे हुए हैं। अन्ना हजारे की उंगली पकड़ कर आते हैं, लालू यादव की उंगली पकड़ कर जाते हैं। आज अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे लालू प्रसाद यादव के अलावा और कुछ नहीं है, बस ये पढ़े लिखे हैं। क्योंकि जब लालू प्रसाद यादव जब जेल गए, उन्होंने भी अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना गए। जब ये जेल गए तो इन्होंने भी अपनी पत्नी को ही मुख्यमंत्री बनाया। अगर आम आदमी पार्टी कहाँ मुख्यमंत्री बनाया? वो तो मुख्यमंत्री छोड़े ही नहीं थे, पत्नी कहाँ मुख्यमंत्री बनी सर? वो तो खुद बने रहे, बाद में छोड़े तो फिर मुखिया तो वही चला, हर मंच पे वही दिखती रही। मुखिया तो वही थे, उनकी पत्नी ही थी। मुखिया आम आदमी पार्टी की डोर देनी चाहिए थी ना, संजय सिंह के हाथ में देनी चाहिए थी, राघव चड्ढा के हाथ में देनी चाहिए थी, किसी के हाथ में देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को दिया। तो उसी तरीके के आम आदमी पार्टी केवल और केवल एक पढ़ा लिखा लालू प्रसाद यादव को आप इमेजिन कर लीजिए, और अरविंद केजरीवाल हूबहू वही व्यक्ति है। ठीक है, लेकिन एक आरोप ये लग रहा है कि ऑपरेशन लोटस रह रहकर काम करना शुरू करता है, और ये पंजाब में काम कर रहा था क्योंकि अगले साल पंजाब में चुनाव होना है, भारतीय जनता पार्टी को वहां पर अपने दम पर खड़ा होना है, तो उसके तहत ये ऑपरेशन लोटस किया गया, चल रहा था। राघव चड्ढा उस ऑपरेशन लोटस को आम आदमी पार्टी में रहते हुए इसको लीड कर रहे थे। नहीं, देखिए आनंद जी, अगर आप इसको किसी ऑपरेशन का ही नाम देना चाहते हैं तो मैं वो लोग नाम दे रहे हैं सर। हाँ, अगर वो लोग नाम देना चाहते हैं, इसको किसी ऑपरेशन का अगर नाम देना चाहते हैं, तो ये ऑपरेशन महिला सम्मान के लिए था। जिस महिला सम्मान के बिल को, जिस महिला के अधिकार के बिल को संसद में गिरा दिया गया और उसके लिए मेज ठोका गया, ये उसके आप कहेंगे तो महिला सम्मान के लिए ये ऑपरेशन चला। अगर आप इसको ऑपरेशन, मैं तो नहीं जानता, क्योंकि ये काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है कि किसी पार्टी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे। जब तक वहां पर कोई गड़बड़ियां होती हैं, वहीं के लोग निकल कर बाहर आते हैं और फिर वही पार्टी छोड़ते हैं, चाहे तोड़ते हैं, या अपनी अलग पार्टी बनाते हैं। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी अगर कह रही है कि ये ऑपरेशन है, तो ये ऑपरेशन महिला के सम्मान के लिए था। ये ऑपरेशन पंजाब के विकास के लिए है। ये ऑपरेशन वहां के टैक्स पेयर का पैसा किसी नेता का, किसी व्यक्ति के लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए ना जाए, उसके लिए है। ये ऑपरेशन देश के हित के लिए है। ठीक है, अब इसके आगे भी कई सवाल हैं, लेकिन जरा कांग्रेस के भी प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एडवोकेट संजीत कुमार जी, स्वागत है आपका। जरा आप लोग तो बहुत खुश होंगे ना कि चलिए आम आदमी पार्टी कमजोर होगी, पंजाब में कमजोर होगी, तो आप एक बार फिर से वहां पर मजबूत होंगे। आपको सत्ता से हटाकर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी। दिल्ली में आप संघर्ष कर रहे हैं लगातार खाता खोलने के लिए, और वो हो नहीं पा रहा है, तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी कमज़ोर होगी और इससे झटका लगेगा, वहाँ पर भी कमज़ोर होगी, तो फिर आप वहाँ पर मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करेंगे, सुविधा होगी। संजीत जी। जी नमस्कार सभी साथियों को। देखिए, एक स्तर पर आनंद जी आपके विश्लेषण को मैं स्वीकार करता हूँ, हाँ खुशी होनी चाहिए आपको, लेकिन दूसरे स्तर पर मैं ये मानता हूँ कि वह लोकतंत्र के लिए हितकारी चीज आज नहीं हुआ है। अब आते हैं वर्तमान आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के इस घटनाक्रम के ऊपर। एक कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का आम कहां से है। जब दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का सहारा लेकर के और अन्ना का विछोटा लगा करके दिल्ली की जंतर मंतर पर जब उन्होंने भाषण शुरू किया था, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगभग 11-12 वर्ष तक सत्ता रही आम आदमी पार्टी की, और एक भी एफआईआर कांग्रेस पार्टी की चीफ मिनिस्टर, डिवीजन चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एक भी एफआईआर दर्ज नहीं कर। सेक्स सीडी कांड
और उसका सीडी विधानसभा में प्रस्तुत करने वाले कपिल मिश्रा आज भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर बॉय बने हैं और मिनिस्टर बन चुके हैं। वो सीडी किसी और का नहीं, स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उनकी व्यक्तिगत सीडी है जो दिल्ली विधानसभा में है, ऑन रिकॉर्ड है। इसीलिए मैं कुछ बोल सकता हूं। और वो आज भारतीय जनता पार्टी का मिनिस्टर है दिल्ली प्रदेश के अंदर। दिल्ली दंगे का आरोपी वो कपिल मिश्रा आज मिनिस्टर है दिल्ली प्रदेश के अंदर। और राव जगन्नाथ कोर्ट ने जिस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आरोप लगाया, एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस दिल्ली हाईकोर्ट गई। मैं क्यों ये बातें कहना चाहता हूं? भारतीय जनता पार्टी को किसी भी स्तर से भ्रष्ट लोगों के साथ, गैर नैतिक लोगों के साथ मिलने में और उनको अपने पास लाने में कहीं गुरेज नहीं है। अब आते हैं कि आपने कहा खुशी होनी चाहिए। हाँ, आम आदमी पार्टी जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात लेकर के कांग्रेस के खिलाफ की मूल लड़ी थी, वो शायद असफल हो गई। और पुनः भारतीय जनता पार्टी वो सांप बन करके निकली जो अपने ही बच्चे को खाने में लगी हुई है। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की नाजायज औलाद है। और मैं समझता हूं तो यदि भारतीय जनता पार्टी से निगलती है तो मुझे कोई भी किसी भी स्तर का कोई आश्चर्य नहीं होगा। अच्छा, ये आप लोग कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि कौन किसकी बी टीम है, कौन किसकी नाजायज औलाद है? ये आप कैसे डिसाइड कर लेते हैं? बताइए। एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और अगर वो सत्ता में 15 साल तक बाहर रहे और अब सत्ता में वो आए हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग ये बड़े आसानी से कह देते हैं। बहुत अच्छा। ये अब आप बताइए कि अब इस तरह का आरोप क्या ये न लगे कि आप केंद्र में साथ रहते हैं और आप केरल में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, पश्चिम बंगाल में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं और यहां पर आकर एक साथ एक जगह पर बैठते हैं? तो क्या यह माना जाए कि यह दिखावा है, असल में आप लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ हैं? आनंद जी, जो पहला प्रश्न, बुनियादी प्रश्न जो मैंने उठाया था आपके सामने, भारतीय जनता पार्टी की नाजायज औलाद आरएसएस की पैदा की हुई एक औलाद है। अरे देखिए, लोकतंत्र में मैं ये चाहता हूं कि आप जब बात कर रहे हैं ना, इस तरह के शब्दों का क्यों इस्तेमाल आप कर रहे हैं? अरे बताइए, ये सब शब्द इस्तेमाल करने, आप एक दूसरे के खिलाफ साथ बैठते हैं, वहां पर चाय पीते हैं, बातें करते हैं, यहां पर भी बैठे हैं और इस तरह का आप विशेषण देते हैं, ये अच्छा नहीं लगता ना। ये कैसे आप ये चीज बताइए, आप खुद बताइए कि अगर आपको कोई कहे, कोई दूसरा, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? आरोप सही हो या गलत मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको ही अगर ये कहे कोई, तो वो अच्छा लगेगा क्या? मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, आप अपना विरोध रखिए, सब कुछ रखिए, लेकिन हम उसी मर्यादा में आगे बढ़े चर्चा में। तो कंटिन्यू करता हूं। आम आदमी पार्टी के निकले हुए तमाम वरिष्ठ लीडर ने बाद में राष्ट्रीय उद्घाटन किया कि इस अन्य आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने फाइनेंस किया था। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। आप अगर आनंद जी कहेंगे तो दसियों वीडियो जो उनके लीडर निकले वहां से, उन्होंने स्वीकार किया कि इसको किसी और जगह से फंड किया जा रहा है। इसीलिए मैंने ये बात आपके सामने रखी। अब आते हैं पंजाब के ऊपर। ठीक है। पंजाब के अंदर इस प्रकार की समस्या आज भी नशा उसके लिए मूल समस्या बन के बैठी है। ठीक है, वो समस्या आपके समय भी थी, आपके समय में भी थी, जनता ने आपको नकारा। अब फिर चुनाव अगले साल होगा तो फिर वहां की जनता फैसला करेगी कि या तो इनको रखेगी और या फिर दूसरे किसी को मौका देगी। ठीक है, आगे चलते हैं, आते हैं फिर आपके पास। अफजल खान साहब भी आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अफजल खान साहब, चर्चा हम लोग आम आदमी पार्टी की इस बड़ी टूट को लेकर कर रहे हैं। नाराजगी पार्टी से लोगों की होती रही, लोग अलग अलग समय में पार्टी से अलग होते रहे। वो लोग जो स्थापना काल से आपकी पार्टी से जुड़े हुए थे, उस आंदोलन से जुड़े हुए थे, एक लंबी फेहरिस्त है नामों की और उसकी चर्चा समय समय पर होती रही है और आप भी जानते ही हैं कौन कौन वो लोग हैं। आज एक बड़ा झटका
इस झटके को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या इससे पार्टी डगमगाएगी या डगमगा गई है? ये रमेश जी से भी हम जानेंगे, लेकिन जरा आप अपने बताइए पार्टी के अंदर की हलचल। आप सभी को मेरा नमस्कार और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। बात यह है कि पार्टी से जो लोग गए हैं, किस तरह से, क्या पार्टी ने उनको निकाला या पार्टी ने उनको टाइम से पहले हर चीज उनको दी? राघव चड्ढा जी को ले लीजिए आप, तो राघव चड्ढा जी जब आए पार्टी के अंदर तो पार्टी ने उनको सम्मान के साथ पार्टी में ज्वाइन कराया, पार्टी ने उनको प्रवक्ता बनाया, पार्टी ने उनको राजेंद्र नगर सीट से एमएलए बनाया, एमएलए बनाने के बाद में उनको दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन बनाया। उसके बाद पार्टी ने उन्हें पंजाब का कार्यभार संभाला, पंजाब से राज्यसभा के लिए चुन के आए। अगर इतने करने के बावजूद भी अगर कोई पार्टी के साथ गद्दारी करता है तो आप इसे क्या कहेंगे? अगर पार्टी आपको सम्मान दे रही है तो आप क्या करेंगे? जब पार्टी को आपकी जरूरत थी, जब हमारे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह जी, मनोज सिसोदिया जी और आपके जैन साहब और हमारे बड़े बड़े नेता जेल के अंदर थे, उस समय इन्होंने, आपने देखा था उनका कोई स्टेटमेंट देखा थी? पार्टी के लिए कोई लड़ाई देखी आपने इनकी? मगर इन्होंने पार्टी का कहीं भी सम्मान नहीं करा। तो पार्टी हर उसके दौर में इनके साथ खड़ी गई, मगर ये पार्टी के साथ तो खड़ी ये नहीं आखिर क्यों ये लोग छोड़कर, इतना सम्मान मिलने के बावजूद आप हरभजन सिंह को लेकर आए, उनको राज्यसभा में बनाया आपने, अपनी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों को आपने किनारे किया, तो चाहे वो अशोक मित्तल हो, उनको आप लेकर आए, उस समय भी सवाल उठा था, कि अशोक मित्तल क्यों? आप देखिए डॉक्टर संदीप पाठक को देखिए, संदीप पाठक को क्या दिया था? हाँ, तो क्यों? वही तो कि इतना सम्मान आपने दिया, उसके बावजूद ये क्यों अलग हुए? इसका एनालिसिस तो आप लोगों ने किया ही होगा ना? नहीं, बिल्कुल करा है। अब उनको देखकर बीजेपी क्या देती है? हमें तो ये देखना ना बीजेपी उनको क्या देती है। हमें ये पता है कि बीजेपी ने दबाव बनाया, बीजेपी ने जो अशोक मित्तल है उनके यहाँ छापा मारा, और छापे मार के ईडी और सीबीआई की जो रेड हुई उनके यहाँ पर, तो वो सारा खेल आप समझ रहे हो? ये सारा खेल बीजेपी ने जिस तरह से रचा है, इन सातों लोगों पर तो कोई दबाव या रेड तो नहीं था। हम चलिए संदीप पाठक या अशोक मित्तल की बात आप कर रहे हैं, इनको हटा दीजिए। तो स्वाति मालीवाल पर तो कोई दबाव नहीं था, विक्रमजीत सिंह साहनी पर कोई आरोप और उनके यहाँ कोई छापेमारी नहीं हुई है, हरभजन सिंह के यहाँ कोई छापेमारी नहीं हुई है, राजेंद्र गुप्ता के यहाँ, इन लोगों के पास तो छापेमारी नहीं हुई है ना? अरे सर, अब ऐसा होता है ना कि एक ट्रेलर दिखाया जाता है कि अभी देखा इनके साथ क्या आपका नंबर है। जब आदमी को डराया जाता है ना, तो वो कहते नहीं कि एक को मारो 10 अपने आप मर जाते हैं, वो वाली कहानी है। उन एक को डराया और वो सारे के सारे ट्रेलर कर दिया। तब तो अगर आप ये मान रहे हैं, तब तो आपको ये मानना पड़ेगा कि इसका असर पंजाब की विधानसभा में भी पड़ेगा और दिल्ली की विधानसभा में भी पड़ेगा। आपके जो विधायक हैं, आप ये मान के चलिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई पंजाब के चेहरे नहीं है। पंजाब का चेहरा भगवंत सिंह मान है, पंजाब का चेहरा बाकी जनता है, और वहाँ ये राज्यसभा में आप ये राज्यसभा से देखिए, अब आप अपनी बात को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। पंजाब के ये लोग चेहरे नहीं है, तो फिर आप पंजाब से इन लोगों को राज्यसभा में भेज रहे हैं, तो अपनी पार्टी के उस फैसले पर ही तो सवाल उठा रहे हैं। नहीं, सवाल नहीं उठा रहा, मैं ये बता रहा हूं, क्योंकि जब ये सवाल मेरे अंदर इसलिए आया, खान साहब, इसलिए आया कि जब आप ये बात कर रहे थे तो अमित जी को मैं देख रहा था, वो मुस्कुरा रहे थे, लग रहा था कि वो कुछ अब बोलेंगे। क्योंकि उनका काम ही नहीं है। वो तो यही चाहते हैं ना कि पार्टियां खत्म कैसे किया जाए। वो तो बीजेपी की यही चाहती है कि छोटी छोटी पार्टियां खत्म किया जाए। आप महाराष्ट्र से उठा के रख लीजिए, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ क्या करा आप, और एनसीपी के साथ क्या करा आप। देखिए ना छत्तीसगढ़ में वो तो बेचारे जो मुख्यमंत्री जी बच गए तो कोर्ट की वजह से, नहीं तो उनका भी काम हो गया था। आप ममता जी को देखिए, ममता जी के साथ क्या आपस किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है। ये तो इनका ट्रेंड है सर। ये तो चाहते यही है कि भाई पार्टी को किस तरह से खत्म करा जाए, एक छत्र राज बनाया जाए इस देश के अंदर, मगर वो होने वाला नहीं है। आप देखना पंजाब के अंदर, हम पंजाब के अंदर की बात करें, पंजाब साथ खड़ा हुआ है और पंजाब इससे इन लोगों को बदला देगा और इनकी जगह दिखाएगा पंजाब।
ठीक है। अब देखिए, अभी आप नहीं थे तो अब हम लोग चर्चा कर रहे थे, अमित जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े और वो अपनी बात रख रहे थे मेरे सवाल पर। तो उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे की वसूलों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चला, जन लोकपाल लाने का एक कार्यक्रम की मांग के साथ ये आंदोलन चला। उसके बाद पार्टी का गठन हुआ, आम आदमी पार्टी, भ्रष्टाचार के खिलाफ सबको जेल भेजने का आप कह रहे थे कि सोनिया गांधी, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, शरद पवार, इन तमाम लोगों का नाम लेकर अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि इन लोगों को ये भ्रष्टाचार के आरोपी हैं और इनकी जगह जेल में है। ये सब कुछ वो कहते आ रहे थे। अब अन्ना हजारे की उंगली पकड़कर चल रहे थे, अन्ना हजारे की उंगली को छोड़ दिया और लालू जी की उंगली, समाजवादी पार्टी की उंगली, शरद जी की उंगली पकड़कर, ममता जी की उंगली पकड़कर आप चलना शुरू कर दिए। कांग्रेस के साथ आप मिल गए। मतलब पहली जीत सरकार जो बनी तो कांग्रेस के समर्थन से बनी, उसी कांग्रेस की जिसको आप भ्रष्टाचारी कहते आ रहे थे। तो ये उसूल खत्म हो गए। उसी की वजह से धीरे धीरे आपके साथ आपके जो पुराने और संस्थापना काल से जुड़े हुए लोग थे वो अलग होते गए। नहीं, आप बात को जो कह रहे हैं, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। मगर मैं आपको बता रहा हूँ, अन्ना हजारे जी जब था आंदोलन में थे तो अन्ना जी का पूरा सम्मान था। मगर उसके बाद क्या हुआ? अन्ना हजारे जी ने आज तक भाजपा के खिलाफ कोई कदम उठाया? भाजपा के खिलाफ कोई आंदोलन किया? अगर वो तो कोई पार्टी नहीं, मुझे लगता है कि अन्ना हजारे एक सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं और सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं। व्यवस्था में जो गड़बड़ियां आती हैं उसके खिलाफ वो आवाज उठाते हैं। सर, अन्ना हजारे जी अगर इतने सोशल एक्टिविस्ट हैं तो आज भाजपा के खिलाफ उन्होंने कितने कार्यक्रम किए? अन्ना हजारे को तो आपने खत्म कर दिया। अन्ना हजारे की वो ताकत थी, आप लोगों के साथ आने के पहले अन्ना हजारे की वो ताकत थी कि वो महाराष्ट्र में, मुंबई में अगर वो बाहर निकलते थे, किसी चौराहे पर बैठ जाते थे तो शिवसेना और बाल ठाकरे की पार्टी वो हिल जाती थी। लेकिन आपके साथ आए और आप लोगों ने उनको ऐसा बांध दिया और ऐसा उनका इमेज सामने रख दिया कि फिर अन्ना जी बेचारे अपने यहाँ अपने आश्रम में रहकर और वहीं से जो बोलना होता है बोलते हैं। टूट गए। हमें लगा कि उनकी जो पूरी तपस्या थी वो समझे कि वो तपस्या खत्म हो गई आप लोगों के साथ जुड़ने के बाद। नहीं, अब मैं कभी भी अन्ना जी को नहीं रोका आंदोलन करने से। वो स्वतंत्र थे, वो आंदोलन कर सकते थे। क्यों नहीं करना? क्योंकि भाजपा के साथ वो भाजपा को क्लीन चिट देते रहते, भाजपा को क्लीन चिट देते रहते हैं हर चीज में। तो क्या अन्ना हजारे को आप लोगों ने पहचानने में गलती की? बिल्कुल। ये भी कह दीजिए कि अन्ना हजारे को केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने, इन लोगों ने पहचानने में गलती की। आप देख लीजिए ना, अगर आप उनको जब से गए आप देख लीजिए, क्यों पिछले 2014 से लेकर 2026 तक उनका कोई एक आंदोलन के बारे में बता दीजिए मुझे। ठीक है, अमित जी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन अमित जी जरा रमेश जी के पास एक बार आते हैं, फिर आपके पास आ जाते हैं। बहुत देर से रमेश जी अभी तक हैं, आधे घंटे से ज्यादा हम लोगों की चर्चा हो गई है। रमेश जी बहुत स्वागत है, माफी के साथ, देरी के साथ आपके पास हम आ रहे हैं। जरा आप बताइए कि ये जो राजनीतिक हलचल है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये पूरा जो सिस्टम अभी एक तरह से आम आदमी पार्टी का, कि आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका है, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कितना बड़ा मौका है, या कांग्रेस के लिए कितना बड़ा मौका है? राजनीति में न कोई अस्थायी दोस्त होता है, न कोई अस्थायी दुश्मन होता है ना? न कोई विचारधारा की राजनीति होती है। खास तौर से 1960 के दशक में ये बहुत पुराना रोग राजनीति का है। 1967 में आम चुनाव के बाद जब कांग्रेस, कई राज्यों में कांग्रेस कमजोर हुई, तो आप देखिए इतिहास उठा के बड़े पैमाने पे विधायक जो है एक दल से दूसरे दल में जाने लगे। आपको याद होगा उसी वक्त हरियाणा के गयालाल के बारे में, वो पार्टी कितनी बार पार्टी बदले कि आयाराम और गयाराम की राजनीति एक किदवंती बन गई राजनीति में। और भजनलाल तो सरकार लेकर इधर से उधर गए और उधर से इधर लेकर आ गए जी। ये एक मुहावरा बन गया। ये उस समय 1967 का मुहावरा आज भी प्रचलित है, आया राम गया राम। ये गया राम जिसमें हरियाणा की, उन्होंने कई बार पार्टियां बदली और उस दौर में हरियाणा
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में इन्हीं दल बदलुओं के चक्कर में सरकारें गिरी, राज्य की सरकारें गिरी। और वह दौर ऐसा था 1967 से 71 तक कि कई लोग, हजारों मामले दल बदल के हैं। मतलब इतना सरकारें इतनी लाचार हो गई कि अंततः एक कानून लाना पड़ा दल बदल को लेकर। इतनी अस्थिरता राजनीति में हो गई। और मैं कहूंगा कि बहुत दिनों बाद एक बड़ी पार्टी पे मुझे लगता है कि यह मामला फिर सामने आया। अभी तक कांग्रेस के आरोप लगते रहे कि कांग्रेस एक मजबूत पार्टी के रूप में रही देश में। अब भारतीय जनता पार्टी भी जब एक मजबूत एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में स्थापित हुई है तो उस पर भी आरोप लगना तय है। और उसके क्रम में कड़ी को जोड़ के देखते हैं कि भाई उन्होंने जो है पंजाब से इन लोगों को अपना आम आदमी पार्टी के लोगों को तोड़ के ले आई। तो ये बहुत पुराना इतिहास रहा। 1969 में देखिए कांग्रेस विभाजन के बाद जो है ये परंपरा और तेजी से फली फूली राजनीति में। और मैं अगर आपको फहरिस्त बताऊं तो 1979 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार टूटी। मुरारजी देसाई उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। इस जनता पार्टी की सरकार जी। 1980 और 84 के दौर में कई राज्यों में विधायकों ने अपना पाला बदला और कई सरकारें गिरी। इसी तरीके से आप देखिए कि राजीव गांधी 1985 में जो है एंटी डिफेक्शन बिल लाते हैं, लेकिन अब देखिए उसका विकास लोगों ने खोज लिया है अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। उसकी विकास खोज लिया। एंटी डिफेक्शन लॉ उन पे न लागू होने पाए। आप सुन रहे होंगे लगातार चर्चाओं में कि उन्होंने बाकायदे जो है एक प्लानिंग के साथ कई लोग एक साथ किए कि एंटी डिफेक्शन लॉ उन पे न वरना उनकी राज्यसभा की सदस्यता दी जाती। 2/3 की जरूरत होती है। कर्नाटक में देखिए आप जैसी कुमार स्वामी की सरकार इन्हीं दल बदलुओं के कारण की। मध्य प्रदेश में देखिए कमलनाथ की सरकार। मैं आपको ऐसे कई उदाहरण बिल्कुल ये है एग्जांपल्स हैं जी। जो है एक नाथ शिंदे की नेतृत्व वाली जो है बड़ी बगावत हुई थी, अगर आपको याद हो, तो राजनीतिक बदल की वजह से वहां भी सरकार गिरी। और इसी तरह बिहार में नीतीश कुमार इसीलिए जाने ही जाते हैं, पॉलिटिकल सेफ्टी के लिए ही अपने चर्चित रहे हैं वो। हालांकि इस जो है बड़े जो आज का राजनीतिक जो जन समस्या, इसमें बहुत बड़ा कोई कॉज मतलब नहीं समझ में आता है। इससे सरकार कहीं अस्थिर नहीं हुई पंजाब की, और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट भी तत्कालीन जो है वो नहीं मिल रहा है भाजपा को। लेकिन एक यह तो हुआ कि आम आदमी का एक बड़ा जो है राज्यसभा के सदस्य और राज्यसभा में एक स्ट्रेंथ मजबूत हुई है भाजपा की। एक यही लाभ मुझे तत्कालीन दिख रहा है भाजपा का कि राज्यसभा में भाजपा एक मजबूत उस पोजीशन में आई है। तो ये अब जो बीजेपी में लोग शामिल हुए, एक चीज और जरा अब आप इसको तो अपने हिसाब से खान साहब बताएंगे, लेकिन जरा मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब भी पार्टी से यानी आम आदमी पार्टी से जब कोई भी बाहर निकल रहा होता है, चाहे वो आशुतोष रहे हों, चाहे वो कुमार विश्वास रहे हों, चाहे योगेंद्र जी रहे हों, चाहे प्रशांत जी रहे हों, कई बड़े नाम हैं, अलका लांबा, राजेंद्र पाल गौतम, ये सारे लोग जो हैं, फेरिस्त लंबी है। और उसके बाद की पीढ़ी चाहे कपिल मिश्रा हो या ये 7 आज जो लोग हैं उन लोगों को भी अगर हम जोड़ लें तो इन लोगों का जो सुर रहा है वो एक ही रहा है, एक ही बात कि पार्टी जिस भावनाओं के साथ बनी थी और आगे उसको बढ़ना था वहां से वो जा नहीं पाई, उसने रास्ता बदल लिया। ये करीब करीब यही बात सबकी रही है और सबको इसी का दुख रहा है। सिर्फ एक ही कारण है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जब पूरी नहीं हो पाती है तो फिर वहां से उस दल से उस व्यक्ति का जो है वो दूरी बनाना तय है। अगर आप देखिए उस दौर में आशुतोष गुप्ता जी की बड़ी चर्चा थी कि राज्यसभा मेंबर बन रहे हैं, राज्यसभा मेंबर अगर आपको याद हो, और जब नहीं बनाए गए तो उनका भी उस पार्टी से थोड़ा मोह भंग हुआ। तो ये इसमें बहुत सीधा सा कॉज है, कोई बड़ा पॉलिटिकल कॉज नहीं है। जब भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं उस व्यक्ति की उस दल में पूरी नहीं होती हैं तो वो व्यक्ति पलायन करता है, अन्य दल में तलाश करता है। लेकिन एक चीज ये भी है कि जो रीजनल पार्टीज हैं सर, रीजनल पार्टीज हैं उसमें उसी की चलती है जो पार्टी बनाया रहता है, पार्टी का जो चीफ होता है। तो हाँ, अब देखिए कि अपने पार्टी के लोगों को किनारे करके अब मित्तल जी को भेज दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि कुछ नाराजगी तो होती ही है और डिक्टेटरशिप का आरोप भी लगता है। और सब लोगों का आरोप यही है कि एक तरह से तानाशाह हो गए हैं,
अरविंद केजरीवाल? आनंद जी, मैं इसको एक इस रूप में भी देखता हूं कि अभी तक भाजपा जो है, कई बार उसने कांग्रेस पे दल बदल के आरोप लगाए होंगे। खैर उसका मेरे पास वो इस समय इनपुट नहीं है कि कब कब आरोप लगाए, लेकिन आज भाजपा भी उसी ओर चली गई है कि जब ये आरोप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लग ही रहे हैं विपक्ष के द्वारा कि भाई उन्होंने जो है ये इस प्रकार का जो है कार्य किया है, क्योंकि यह राजनीतिक एक रोग के रूप में है, एक राजनीतिक विकृत के रूप में है, एक स्वस्थ लोकतंत्र के खिलाफ है, एक विचारधारा के, एक लोकतांत्रिक विचारधारा के खिलाफ है। तो जाहिर सी बात है कि यह आरोप बहुत अच्छा तो नहीं है, बहुत अच्छा तो नहीं है। मैं इसको इस रूप में भी देखता हूँ। ठीक है, अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी, अब इन लोग सबकी बातों को आपने सुना, इस राउंड में अपनी भी बात आपने रखी, आप अपनी बात रखिए, लेकिन इसके साथ ही क्या ये एक राजनीतिक जीत या राजनीतिक अवसरवाद के तौर पर, इसलिए ये सवाल मैं कर रहा हूं, आप अपनी बात भी रखिएगा, लेकिन इसलिए मैं सवाल कर रहा हूं कि कैसे आप इन लोगों को स्वीकार कर ले रहे हैं? कुछ दिनों पहले तक तो ये कहा जा रहा था, अभी रवनीत बिट्टू का बयान आया था जब अशोक मित्तल के यहाँ छापेमारी हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि चोरों की पार्टी है ये। तो आप बताइए, उन चोरों की पार्टी के लोगों को आप अपने यहां शामिल कर लेंगे या कर लेंगे? क्या आपने कर लिया? आनंद जी, देखिए, अभी मैं रमेश जी को सुन रहा था और ससम्मान में उनसे एक बात से असहमत होना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज का कोई विचारधारा नहीं होता। तो देखिए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है अंत्योदय, और उसके साथ हम लोग लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है नारी तू नारायणी। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है भारत प्रथम, और इसी विचारधारा के साथ हम अपनी राजनीति करते हैं और आगे बढ़ते हैं, पहली बात। और जो इस राजनीति में विश्वास करता है वो हमारी पार्टी के साथ जुड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत बोला, मैं उन शब्दों का तो प्रयोग नहीं करूंगा जो पर, लेकिन कौन क्या जायज है क्या नाजायज है, ये तो निजता का मामला है ना आनंद जी। ये किसी दूसरे को कैसे पता कि क्या जायज है और क्या नाजायज है? अगर पता है तो इसका मतलब ये है कि उसकी भी सहभागिता उसमें उतनी ही है जितनी की वो इस बात की, जितनी की उस बात को इसको पता है, पहली बात। दूसरी बात, जब आपके पास तर्क नहीं होते हैं, जब आपके पास तर्क नहीं होते हैं, जब आपके पास तर्क नहीं होते हैं, तब आप अपशब्दों का इस्तेमाल करने पे चले आते हैं। वही काम कांग्रेस के प्रवक्ता ने। अब आता हूं आम आदमी पार्टी ने जो बोला, उन्होंने बोला कि अन्ना हजारे ने बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, आम आदमी के खिलाफ ही सिर्फ बोलते रह गए। भाई साहब, अरविंद केजरीवाल के गुरु, अरविंद केजरीवाल उनको गुरु कहते हैं। अफजल की मुझे पता नहीं आपके संस्कार में गुरु शब्द बताया भी जाता है या नहीं बताया जाता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने हमेशा अन्ना हजारे को गुरु कहा है, और आज गुरु पर ही आप उंगली उठाने लग गए। किसी को संस्कार के, जब आप संस्कार विहीन हो जाते हैं आनंद जी, आपका पतन निश्चित है, निश्चित है। कोई टाल नहीं सकता, कोई भी विधि को लिखा हुआ किसी को हरा नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए जिस तरीके से इन्होंने कहा कि अन्ना हजारे ने उसके बाद क्यों नहीं आंदोलन किया। आपने अन्ना हजारे को आंदोलन करने लायक छोड़ा कहां? आज की स्थिति ये है, आम आदमी पार्टी ने वो जो आंदोलन खड़ा किया था करप्शन के खिलाफ, आज की स्थिति ये है कि कोई युवा आज अपनी नौकरी छोड़कर किसी आंदोलन में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि उससे अब विश्वास नहीं है कि आंदोलन, क्योंकि उसने देख लिया आंदोलन से निकले हुए दल की स्थिति क्या होती है, विचारधारा कैसी होती है, और वो किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज होता जाता है ओवर द ईयर सत्ता के लालच में। जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मेरे पास तो नीली गाड़ी है जी, मैं इसी में चलूंगा। जो अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि घर का क्या करना है जी, 2 कमरे का मेरा मकान है, उसी में रहूंगा। आज वो शीश महल के लिए उनको पकड़ा गया और शीश महल में करोड़ों का खर्चा हुआ। जो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल कहते थे कि उनको खांसी होती थी और वो मफलर बांध के घूमते थे, भगवान की कृपा से उनकी खांसी आज ठीक हो गई, लेकिन पूरी दिल्ली आज खांस रही है, क्योंकि जो पराली का बोलते थे कि वो वो समस्या को ठीक कर देंगे, आज तक ठीक नहीं हो पाई। और दिल्ली की जनता को उन्होंने खांसी में अपनी खांसी तो ठीक कर ली, लेकिन दिल्ली की जनता को खांसने के लिए मजबूर कर दिया। अब तो आपकी जिम्मेदारी है कि वो खांसी ठीक करें। बिल्कुल, हम लगे हुए हैं। लेकिन अब मेरे सवाल का भी आप जवाब दे दीजिए सर। से लेकर वहाँ की राजनीति से लेकर सबकी सफाई हो रही है आनंद जी। ठीक है, अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि कैसे आप इन लोगों को आत्मसात कर लेंगे,
जिनको कल तक आप चोरों की पार्टी कहते थे, उनके यहाँ छापेमारी होती थी। अभी 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 तो कुछ दिनों पहले मित्तल साहब के घर छापेमारी हुई थी और वो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित करते हुए पार्टी में शामिल कर रहे हैं। देखिए आनंद जी, आपने चर्चा के दौरान जिक्र भी किया था। मेरा एक कहावत है, ग्रेट माइंड थिंक अलाइक, और इसीलिए शायद जब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे तो आपने भी एक प्रश्न उठाया कि जब ये पंजाब के चेहरे ही नहीं थे तो इनको राज्यसभा क्यों भेजा। मैं भी यही प्रश्न पूछना चाह रहा था कि जब वो राज्य का चेहरा नहीं है तो आपकी मजबूरी क्या थी उन लोगों को वहां पर चुनकर भेजने की। अगर इसी के साथ मैं एक शब्द और जोड़ देता हूं कि संस्थापक सदस्यों को अगर आप कुछ देते हैं तो उन पर एहसान नहीं कर रहे हैं, वो उनका हक होता है, वो परिश्रम से उन्होंने लिया है। अब आता हूं आपके प्रश्न पर कि देखिए उनके यहाँ जो चोरी हुई वो तो कोर्ट के आदेश पर हुई। कोर्ट ने संज्ञान लिया और कहा कि यहाँ पर आप कार्रवाई कीजिए, तो उस वजह से हुई, तो वो तो एक न्यायिक मामला है। राजनीतिक तौर पर अगर हमारे साथ जुड़ेगा और वो मामला बंद तो हुआ नहीं, वो तो चलेगा ही। और जो भी लोग ज्वाइन हुए हैं ऐसे जिन पर भी आरोप थे, एक व्यक्ति बता दीजिए जिस पर हमने आरोप विड्रॉ किए हों। वो आरोप चल रहे हैं, कानून की व्यवस्था में चल रहे हैं। जब जैसी आदेश आएगा उस आदेश का पालन किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए। किसी ने ऐसा नहीं कहा कोई अगर किसी के ऊपर तो ऐसी जरूरत क्या पड़ती है? नहीं, ऐसी जरूरत क्या पड़ती है कि आप ही की जो एजेंसीज हैं, मतलब केंद्र सरकार की अधीन जो एजेंसीज हैं, वो उनके यहाँ छापेमारी करती है और केंद्र सरकार में सत्ता में जो पार्टी बैठी है उन्हें अपने पास लेकर आती है। इसकी जरूरत क्या पड़ती है? ऐसा तो कुछ नहीं है कि अशोक मित्तल आपके पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो पंजाब का एक बड़ा वर्ग आपके साथ आ जाएगा और एक बड़ा वोट बैंक आपके साथ आ जाएगा। ऐसा तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल। तो फिर क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूं। देखिए, हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि हम पार्टियों को तोड़ते हैं। आप बताइए, एलजेपी का जब विभाजन हुआ, एलजेपी तो हमारी ही सहयोगी थी ना, उसमें क्यों टूट पड़ी? क्योंकि जब स्वर्गीय रामविलास जी के जाने के बाद वहां पर सत्ता को लेकर संघर्ष होने लगा और चाचा और भतीजे में एक रिफ्ट हुआ और उसके बाद पार्टी टूटी। उसमें हमारी कोई गलती है क्या? नहीं, हम ये कह रहे थे, मेरा सवाल ये है कि मतलब पार्टी में शामिल करने की मजबूरी क्या है, क्यों जरूरी है? आपके पास इतने कार्यकर्ता हैं, इतने नेता हैं। वही सवाल देखिए कि आपने 2014 में आरके सिंह को शामिल करके टिकट दे दिया। वहां के जो लोग थे, जिन लोगों ने वहां पर पार्टी को खड़ा किया, उनको आपने किनारे कर दिया और उनको आपने टिकट दे दिया, मंत्री बना दिया। वो रहे और आज चुनाव हारे तो फिर बीजेपी सबसे खराब, नरेंद्र मोदी की शिकायतें करते, उनकी आलोचना करते आगे बढ़ रहे हैं। और पूछा भी जाता था कि जो आदमी लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया, और बड़े शान से वो कहते हैं कि हमने गिरफ्तार किया, वहां पर प्रमोद महाजन थे, मैं नहीं पहचानता था प्रमोद महाजन कौन है। मैंने कहा आप हटो हटो हटो, ये वीडियो है, वो इंटरव्यू में वो कहते सुने गए थे। आपने उनको, तो वही मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप लोग उन लोगों को लाते हैं और फिर वो चले जाते हैं। नहीं आनंद जी, देखिए, जो व्यक्ति जिसकी विचारधारा जहां जाएगी वो वहां ज्वाइन करेगा और अपना सहयोग देने का प्रयास करेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब जब विचारधारा ही नहीं यही इसीलिए तो कि ये अवसरवाद नहीं है क्या? ये अवसरवाद नहीं है क्या? और वो अवसरवाद की वजह से हम आपके पास आ रहे हैं और आपने हमको शामिल कर लिया और फिर अवसरवाद देखते हैं हम, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो यहां पर तो विचारधारा ही नहीं है ना। नहीं, देखिए, ये तो उस व्यक्ति का, अब अमित तिवारी अब उस विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अमित तिवारी जुड़े हैं, झंडा लेकर चल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो भाई जमीन से जुड़े, हम कार्यकर्ता हैं, लेकिन ऊपर से कोई ये दूसरा आता है और वो अमित तिवारी के ऊपर बैठ जाता है, उनका हक ले लेता है। नहीं आनंद जी, ऐसा नहीं होता है। निर्णय जो होता है वो निश्चित तौर पे शीर्ष नेतृत्व लेता है और एक, वही मैं कह रहा हूं, निर्णय शीर्ष नेतृत्व लेता है। हाँ, ठीक है आनंद जी, कार्यकर्ता का धर्म होता है, प्रवक्ता का धर्म होता है कि जो निर्णय ले लिया गया है उसका पालन करना, और वही हम करते हैं। अगर कोई पार्टी ने निर्णय लिया है तो हम उसका पालन करेंगे। एक डिसिप्लिन कार्यकर्ता का यही नियम होता है, वही चीज है ना कि वो पालन करता है। लेकिन शीर्ष नेतृत्व ऐसे लोगों को, कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जब हम लोग आज इस पर चर्चा कर रहे हैं। शैलेंद्र महतो का नाम आपने सुना होगा। नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान जो आरोप लगे थे खरीद फरोख्त के, उसके वो आरोपी थे
वो सरकारी गवाह बन गए और वहां पर आपने अपनी पार्टी के उम्मीदवार को बदल दिया, जिसने जो पार्टी को वहां खड़ा किया, और फिर शैलेंद्र महतो की पत्नी को उम्मीदवार बना दिया। उसके बाद आप कृष्ण भगवान को लेते आए वहां पर जमशेदपुर में, उनको चुनाव लड़ा दिया। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं कि आप अपने पार्टी को कार्यकर्ताओं को किनारे कर देते हैं, ऊपर से लाकर बैठा देते हैं और फिर वो कहां चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। इसलिए ये कि अवसरवाद है, महत्वाकांक्षा है, वही तो रमेश जी कह रहे थे। नहीं देखिए, राजनीति में महत्वाकांक्षा रखना कोई बुरी बात तो है नहीं आनंद जी। सबको महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। हम भी जहाँ पर काम करते हैं हमें भी महत्वाकांक्षा रहती है कि हम भी आगे बढ़े। ठीक है। कोई और कहीं काम करता होगा उसको भी महत्वाकांक्षा रहती होगी वो भी कहीं आगे बढ़े। और इसी सहयोग, इसी कंट्रीब्यूशन के को लेते हुए लोग पार्टियां बदलते हैं और अपना जिस मत में मिलता है और वहां पे वो कंट्रीब्यूट करने का प्रयास करते हैं। संजीत जी, इसका फायदा आप लोग उठा पाएंगे? मौका तो मिला है आपको। चलिए, संजीत जी के पास मेरी आवाज। इसका फायदा, हाँ, इसका फायदा कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से पंजाब में लेगी। इसका फायदा दूसरे तरीके से पंजाब में जो फायदा होगा वो कांग्रेस पार्टी स्वयं वहां किसी फैक्टर बन करके लेगी। ताकि ये फैक्टर, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर मैं समझता हूँ बहुत अच्छी स्थिति है नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत प्रयास उन्होंने इस प्रकार के सांसदों को दलबदल करके किया है, पर भारतीय जनता पार्टी वह फैक्टर नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने अकाली दल को अपने साथ लिया था। आज स्थिति क्या है? भाजपा जिसके साथ रही है उसी को, मैंने कहा ना कि वो साथ अपने बच्चे को खाती है। अकाली दल को खा गई, शिवसेना को खा गई, और बिहार में हाँ ठीक है, ठीक है, बिहार में जदयू को खा रहे हैं आप, है ना? तो इस प्रकार का इतिहास रहा है। अफजल खान साहब, जरा जल्दी से आप ये बता दीजिए, असंतोष जो है पार्टी के अंदर समय समय पर दिखाई देता है अरविंद केजरीवाल जी को लेकर, उनके खिलाफ, आप लोगों को सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता पार्टी को या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को? अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ, आ रही आवाज, चलिए। पार्टी के अंदर कोई असंतोष नहीं है। पार्टी के अंदर महत्वाकांक्षाएं ज्यादा होती हैं। लोग जल्दी से आगे बढ़ना चाहते हैं। एन गेन प्रकेल उसके लिए रास्ते चुनते हैं, पार्टी को धोखा देते हैं, पार्टी के साथ गद्दारी करते हैं और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। भाजपा कोई दूध की धुली हुई पार्टी नहीं है। भाजपा जो कर रही है इस देश के अंदर ना, अभी हंगरी में एक ऐसा ही तानाशाह था। हंगरी के अंदर 16 साल से वहां पर भी उसकी सत्ता थी, उसने भी इसी तरह से वहां पर प्रोपेगेंडा कर रखा था। वहां की जनता को खाना फेंका। यहाँ की सरकार को देखें, यहाँ की पार्टी को देखें, अपनी पार्टी को देखें और उसको जरा हम करें। रमेश जी जल्दी से जरा एक हाँ, वही बता रहा हूँ। तो अब ये इस तरह का वो भी आने वाले हैं, ज्वाइन करने वाले हैं। अब ये बड़ा एक दावा उन्होंने कर दिया कि भगवंत मान, यानी कि अब देखिए अमित जी आप कह रहे हैं कि बात चल रही है, इसका मतलब अरे कुछ तो छोड़ दीजिए, कुछ तो छोड़ दीजिए इन लोगों को। रमेश जी अगर ये बदल नहीं पाए, ये मनोज सिसोदिया को भी ले पाए, ये संजय सिंह को भी ले पाए। रमेश जी, अब आने वाले समय में क्या और झटका लग सकता है क्या आम आदमी पार्टी को? ये ठीक कहते हैं, जिसका वोट डालते हैं पूरी कोशिश करते हैं। और आक्रामक रुख भाजपा का है, तो इसमें कुछ भी कहा जा सकता है कि आने वाले समय में भाजपा इस प्रकार के कार्य और भी कर सकती है। महत्वाकांक्षी लोगों को पकड़ के और शामिल कर सकती है जहां उनको पॉलिटिकल बेनिफिट्स मिले जो है ना। इसमें तो मुझे लगता है केवल राज्यसभा, जो कि इतने पॉपुलर चेहरे तो नहीं थे जैसा कि वो खुद कह रहे हैं, आपके डिबेट्स में भी बातें उठ रही हैं, तो निश्चित रूप से उसका फायदा उनको राज्यसभा में मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि भविष्य में कुछ इस प्रकार के चेहरे भी शामिल किए जाए कि जिसका फायदा जो है पंजाब चुनाव में पार्टी को मिले, कुछ हो सकता है। ठीक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब ये जो राजनीतिक हलचल हुई है और घटनाक्रम है, इस पर आगे भी
विश्लेषण होगा। अभी तो फैसला हुआ, पार्टी में शामिल हुए आम आदमी पार्टी के 7 सांसद, और अब आगे क्या उनकी भूमिका इस पार्टी में होगी, इस पर भी आगे चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित तिवारी जी आपका, संजीत कुमार जी आपका, रमेश मिश्रा जी और अफजल खान साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका साथ 7 सांसदों ने छोड़ दिया है, भारतीय जनता पार्टी में अब ये शामिल हो गए हैं राघव चड्ढा के नेतृत्व में। भारतीय जनता पार्टी ने उनका स्वागत भी किया है। क्या भूमिका होगी, अब इस पर आगे भी विश्लेषण होता रहेगा। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन आप जुड़े रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए इंडिया वॉइस के साथ।